हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशंस पर सवाल किए, न्यूमेरिकल्स किए हैं। आज हम फाइनल दो तीन तरीके के थोड़े से टिपिकल कह लीजिए, मिक्स कह लीजिए, सवाल करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। उसके बाद हम कल से आगे के टॉपिक को लेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो जाएगा। अब आप लोग उन सभी जो मैंने एप्लीकेशंस या टॉपिक कवर किए डायमेंशनल एनालिसिस के, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टीज कवर किए, उन पर किसी की रेफरेंस बुक से लेकर या गूगल से सर्च करके सवाल करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब मैं कुछ तरीके के सवाल लेता हूं। इसमें पहले तरीके का सवाल है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय, ये फॉर्मूला दे रखा है n इज इक्वल टू माइनस डी एन टू माइनस एन वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये n क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स and are crossing a unit area perpendicular to x axis in unit time। तो n क्या है या n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन यूनिट एरिया, क्रॉसिंग यूनिट एरिया अपॉन एरिया इनटू यूनिट टाइम। यानी यूनिट का मतलब या पर सेकंड कह दे, या पर टाइम कह दे, या पर एरिया कह दे, या यूनिट एरिया कह दे, या यूनिट टाइम दे दे, यानी उसका मतलब डिवाइड कर दो। तो n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यूनिट एरिया यानी एरिया से डिवाइड करना है, यूनिट टाइम यानी टाइम से डिवाइड करना है। n and n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें काय से डिवाइड करना है? वॉल्यूम से। तो n1 और n2 की डायमेंशन सेम होगी, डायमेंशन वैल्यू नहीं। n1 होता है 100, n2 होता है 200, वैल्यू अलग लेकिन डायमेंशन एक ही होगी, क्योंकि क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर थोड़ा सा नीचे लिख दूं जिससे डायमेंशन निकालने में आसानी हो। n1 n2 क्या है? n1 इक्वल टू n2 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कहां से डिवाइड कर दो? वॉल्यूम से। और x1 माइनस x2 तो क्या है? डिस्टेंस है। x1 x2 एक्सिस है ना, x1 10 सेंटीमीटर, x2 22 सेंटीमीटर, तो 10 में से 2 चला गया, x2 माइनस x1, ये 10 सेंटीमीटर है, x2 10 है, x1 2 है, तो 10 में से 2 गया 1 सेंटीमीटर। जाके हम पर मीटर ही रहे हैं, सेंटीमीटर यानी l, यानी x2 माइनस x1 क्या होगा? डिस्टेंस ही तो होगी। 10 मीटर में से 2 मीटर गया तो 1 मीटर। तो हम ना 10 पढ़ना है, ना 2 पढ़ना है, ना 1। 10 मीटर माइनस 2 मीटर इक्वल टू 8 मीटर। हम ये पढ़ ही नहीं रहे, हम तो मीटर माइनस मीटर क्या बचा? मीटर, यानी l। तो हमने देखा x2 माइनस x1 की क्या आ गई? l। n1 और इक्वल टू n2 की क्या आ गई? तो नीचे लिखते हैं थोड़ा सा x2 माइनस x1 की क्या आ गई? l। n1 इक्वल टू n2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कोई डायमेंशन होगी नहीं, यानी 1 पार्टिकल्स 100 200 500 पार्टिकल्स है, उसकी कोई डायमेंशन है नहीं। वॉल्यूम की क्या होती है? l क्यूब। तो l क्यूब ऊपर जाके -3 प्लस 3 ऊपर जाके -3 अपॉन में है ना वॉल्यूम, ऊपर जाके n1 इक्वल टू n2 की क्या हो जाएगी? l -3। इसकी n की नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसकी कुछ होगी नहीं, यानी 1 एरिया की l स्क्वायर, जैसे वॉल्यूम की l क्यूब, एरिया की l स्क्वायर, और टाइम की t। तो ये ऊपर l स्क्वायर ऊपर जाके l पे पावर -2, वही प्लस 2 थी, ऊपर जाके -2 यहां आके t पे पावर 1 है, t पे पावर कितनी है? 1, ऊपर जाके -1। अब क्या? हाँ, तो सवाल बहुत सरल है भैया, d की निकालनी है। इस फॉर्मूले से
n इजिकल टू माइनस डी, माइनस होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। तो d इजिकल टू क्या हो जाएगा, n x2 माइनस x1, और ये इधर चला जाएगा अपॉन में n2 माइनस n1। खत्म। n की लगा दो, n की क्या है, l स्क्वायर t माइनस 1। x2 माइनस x1 की क्या है, l। अब भैया n1 माइनस n2 माइनस n1 ले लो, n1 माइनस n2 की रहेगी तो यही भाई डायमेंशन, जैसे x2 माइनस x1 मीटर माइनस मीटर, मीटर मीटर की l, ऐसे n2 माइनस n1 l की पावर माइनस 3, डायमेंशन करते रहो माइनस l की पावर माइनस 3, तो डायमेंशन तो l की पावर माइनस 3 आएगी। जैसे x2 माइनस x1 ये भी मीटर, ये भी मीटर, इसको रिजल्टेंट भी मीटर यानी l। ऐसे n2 माइनस n1 ये भी l की पावर माइनस 3, माइनस करेंगे n1 ये भी l की पावर माइनस 3, माइनस करेंगे n1 भी l की पावर माइनस 3, तो डायमेंशन जो आएगी वो l की पावर माइनस 3 तो आएगी। तो अपॉन n2 माइनस n1 की क्या हो जाएगी, l की पावर माइनस 3। कल मैंने समझाया है, कल और परसों दोनों दिन, आराम से देखिएगा, मैं लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अच्छा, l की पावर माइनस 3 ऊपर जाके प्लस 3 और प्लस 1, l की पावर माइनस 3 ऊपर जाके प्लस 3 और प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 4। 4 में से माइनस 3 ऊपर जाके प्लस 3 और प्लस 1, प्लस 4 और 2, माइनस 3 ऊपर जाके प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 2, कितनी हो गई, l की पावर 6 और t की पावर माइनस 1। तो d की डायमेंशन ही आ गई, l की पावर 6 t की पावर माइनस 1। नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं। कि एक सवाल लेते हैं, जैसे हमने पावर ले ली हमने 120 जूल पर मिनट, ये सवाल ले लिया था। ऐसे ही पावर ले ली 120 जूल पर मिनट। इसको हमें चेंज करना है कौन से सिस्टम में, जहां लेंथ काय में ली जाए, लेंथ कितने इक्वल हो, 100 सेंटीमीटर की, मास किसकी इक्वल हो, 100 ग्राम की, और टाइम हो 1 मिनट की, टाइम काय की हो 1 मिनट की। और तुम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल बनाना चाहो तो मिनट हटा दो, 12 मैं और कठिन कर दे रहा हूं थोड़ा सा। 7000 ये एक कोई यूनिट होगी, जो भी हमें अभी मतलब नहीं है, मैं बता दूंगा क्या होगी, टेंशन ना लो। पावर है 7200 जूल पर आवर। मिनट लिखा था मैंने अभी 120, उसको भी हटा दिया, थोड़ा आवर में बदल दिया। इसको हमें कन्वर्ट करके लाना है या उस सिस्टम में जिसमें लेंथ 100 सेंटीमीटर, मास 100 ग्राम और टाइम 1 मिनट है। इज दैट क्लियर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जूल पावर की यूनिट हमें पता ही है, लिख दे रहा हूं मैं पावर की डायमेंशन। पहले तो वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क की क्या होती है, ml/t-2, ml स्क्वायर t-2 अपॉन टाइम की t। t पे पावर कितनी है बच्चों, 1, नीचे ऊपर जाके -1, और -2 ऑलरेडी है, -2 और ये प्लस का 1 ऊपर जाके -1, तो कितनी हो जाएगी, ml स्क्वायर t-3। Is that clear? Is there any problem? No. सॉरी, कल हमने कन्वर्जन सीखा ही था। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने का फॉर्मूला तो होता है n1 u1 = n2 u2। n1 चलो हमें पता चल जाएगा u1। अब हम देख रहे हैं, अगर जूल में, जूल वर्क की यूनिट होती है,
एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट होती है वर्क की ना जूल, लेकिन एसआई का मतलब एनकेएस सिस्टम में, एनकेएस सिस्टम का मतलब यहां समझना जूल एनकेएस सिस्टम में चलता है। एनकेएस सिस्टम का मतलब क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी मास किलोग्राम में हो, डिस्टेंस मीटर में हो और टाइम सेकंड में हो, तो वो एनकेएस सिस्टम होता है। और वर्क की यूनिट जूल होती है उसमें, यानी टाइम का हो सेकंड में। लेकिन दूसरी यूनिट ये गड़बड़ाई हुई है, ये ऐसे हम एनकेएस नहीं ले सकते, एनकेएस को नहीं ले सकते। चलो जूल तो एनकेएस में हो गई, इसमें मास किलोग्राम में दिया होगा, डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में, लेकिन इसके अपॉन में जो टाइम आ रहा है, पावर के अपॉन में जो टाइम आ रहा है वो तो आवर में है, हमें इसको इसे टाइम में बदलना पड़ेगा सेकंड में। जब ये सेकंड में बदल जाएगा तो ये पूरी चीज एनकेएस सिस्टम में हो जाएगी। अभी पावर का वर्क तो एनकेएस सिस्टम में है, लेकिन टाइम तो एनकेएस सिस्टम में नहीं है। इसको भी सेकंड में करो तो जूल भी एनकेएस सिस्टम में और टाइम भी एनकेएस सिस्टम यानी सेकंड में, तो ये पूरी चीज एनकेएस सिस्टम में हो जाएगी, तब पावर भी पूरी टाइम हो जाएगी एनकेएस सिस्टम में, और हमें इस सिस्टम में बदल लेंगे। तो हम पहले इसको बदल ले रहे हैं, 7200 अपॉन, अब हो गई जूल, आवर को काय में बदल दिया, 1 आवर में कितने सेकंड होती है, 3600, 20 से 20 काट दिया और 2, तो कितनी आ गई 2 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। अब सही है, ये भी एनकेएस सिस्टम में, जूल तो होती है एनकेएस सिस्टम में वर्क की, और टाइम भी अब टाइम में आ गया एनकेएस सिस्टम यानी सेकंड में, तो ये पूरी पावर की यूनिट टाइम हो गई एनकेएस सिस्टम में बदल ली। अब इसको हमें इसमें बदल लेना, कोई बात नहीं है, ये हमें बताइए। अब हम लिखेंगे N1U1 इजिकल टू N2U2। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। N1 कितना है अब 2, U1 यूनिट पावर की निकाल रहे हैं, M L स्क्वायर T माइनस 3, पहले सिस्टम का 1 1 1 बराबर N2, U2 का M L स्क्वायर T माइनस 3, M L स्क्वायर T माइनस 3, तो 2 2 2, तो N2 कितना हो गया 2, M1 के अपॉन में क्या ले आए M2, पावर दोनों पे 1 1 है M पे, L1 के अपॉन में क्या ले आए L2। कल सिखाया है ये सवाल, इस तरीके के 2-3 सवाल कराए हैं। L1 के अपॉन में L2, पावर कितनी ले आए 2, T1 के अपॉन में T2, पावर कितनी लगी है -3। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इधर सवाल कर देंगे ना, अब कुछ नहीं। N2 इजिकल टू 2, M1 मास इन फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट ये है, पहली यूनिट में मास काय में रहेगा बच्चों किलोग्राम में, तो यहां लिख लिया किलोग्राम। M2 मास इन सेकंड यूनिट, तो सेकंड यूनिट जिसमें हमें बदलना है उसमें मास कितना है 100 ग्राम। L1 अब ये भी रब करना पड़ेगा क्योंकि अब इधर आगे तक पहुंच जाएगा ना। L1 मास इन फर्स्ट यूनिट, यही तो पहली यूनिट थी, तो वो लेंथ इन फर्स्ट यूनिट मीटर, अपॉन L2 लेंथ इन सेकंड यूनिट 100 सेंटीमीटर। बात तो वही है, यहाँ मीटर लिख लो या 100 सेंटीमीटर लिख लो, बात तो वही है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन चलो हमें कंफ्यूज करने को दिया है, वरना तो इसे 1 मीटर ही लिख लो। इस पे पावर कितनी है 2, T1 पहली यूनिट में टाइम सेकंड, T2 सेकंड यूनिट में टाइम मिनट, इन पे पावर -3। इज दैट क्लियर? अब ये रब कर दो,
देखो भैया, N2 इजिकल टू 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। मीटर 100 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, पावर 2, इस पे पावर कितनी चल रही थी 1, m पे पावर 1 थी, इस पे 2। सेकंड ही रहने दिया, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, पावर -3। सेकंड से सेकंड गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, 100 से 1000 गया, कितना हो गया 10। तो N2 इजिकल टू क्या हुआ 2 इंटू 10, ये तो 1 बचा, 1 की पावर 2, ये 1 होगा 1 की पावर 2। अच्छा, यहां 1/60 पे पावर -3, तो N2 इजिकल टू 20 इंटू 1 पे पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, 1 ही रहा, 1 पे पावर -3 1 ही रहेगा, 1 पे पावर कुछ हो चाहे 2 हो तब भी 1, -3 हो तब 1, और 60 पे पावर -3, 60 पे पावर -3 नीचे जाके 60 पे पावर -3 ऊपर जाके 60 पे पावर +3, 60 पे पावर +3 का मतलब 6 6 36, 6 216, 216 432, कितने आ गए 1 2 3 4। मतलब जो चीज हमने अभी बदला 7200 जूल पर आवर, पहले तो आवर को भी बदल दिया क्योंकि एमके सिस्टम में हो गया, जूल तो एमके सिस्टम में था ही, लेकिन आवर एमके सिस्टम में नहीं था, उसे सेकंड में बदल दिया। तो हमें दिया था 7200 जूल पर आवर, इस को भी ये तो एमकेएस में था, ये एमकेएस में नहीं था, इसको भी सेकंड में बदल दिया, तो ये किसकी इक्वल आ गया था 2 जूल पर सेकंड। ये कह लो या ये कह लो बराबर है, तो ये आवर को सेकंड में बदल के यही आएगा, या ये कह लो ये तीनों वैल्यू मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी, ये और ये। कब? जब ये एमकेएस सिस्टम में होगा, ये जूल पर आवर में होगा, और ये उस सिस्टम में होगा जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और टाइम मिनट में लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? अन्य तरीके का सवाल देखिए, वो कह रहे वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, प्लैंक कांस्टेंट कितना है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इतने मीटर पर सेकेंड, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर मिनट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है। हम यही तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। 7 1 2 3 4 5 6 7, बाकी सब डिराइव्ड है, ये मैंने समझाया अभी। ये अब आपको जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक मैं मानता हूं कि आपको पीछे का सब आता है, आप पीछे का फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, ये आप सब जानते हैं। अब वो कह रहा है अगर हम इन सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज ना माने, हटा दें, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी 3 रह गई, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छी बात कही इन्होंने
कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी क्या रह गई, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिनकी वैल्यूज ये है और यूनिट ई है। तो मास, अब तो मास फंडामेंटल ले नहीं, तो मास अब क्या हो गया होगा, डिराइव यूनिट। तो मास की यूनिट डिराइव करेंगे। समझिए, दुनिया में इन 7 को छोड़ के जितनी भी हम मैकेनिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो हमें मास, लेंथ और टाइम के टर्म में मिलती है MLT, डिराइव यूनिट, क्योंकि ये तीनों फंडामेंटल है, मान के चलिए, बाकी सब डिराइव। अब वो करा ये नहीं है, अब ये 3 है, अब ये 3 फंडामेंटल, इनकी इन तीनों की जगह ये 3 आ गई, V, H और G। तो अब ये 3 क्या हो गई, डिराइव। अब इसको डिराइव करो, इसको डिराइव करो, इसको डिराइव करो। अभी ये तीनों के टर्म्स में ये आते थे सब, बाकी सब भी तमाम। अब इन तीनों को हटा देंगे, फंडामेंटल की लिस्ट में चढ़ गए और ये तीनों ऐड हो गए, V, H और G। तो अब M की अब तो फंडामेंटल मास रहा नहीं, तो इसकी यूनिट बताओ। ठीक है, शुरू करते हैं, और साथ में वैल्यू भी बताओ, क्योंकि अपने वैल्यू भी दी है। ठीक है, देख लेते क्या परेशानी है। मास डिपेंड किस किस पे कर रहा है, हमने कर दिया, वेलोसिटी, यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसी तो फॉर्मूला बनाना सीखा था। ठीक है, कोई बात नहीं। इस पे पावर लगाई A, इस पे B, इस पे C, बहुत अच्छी बात है। तो वेलोसिटी की क्या है, LT माइनस 1, यहां से देख लो, मीटर पर सेकेंड यानी L/T, मीटर पर सेकेंड, इसमें पावर A लगा। प्लैंक कांस्टेंट की जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, तो E इजिकल टू H न्यू होता है, E इजिकल टू H न्यू होता है, तो न्यू की पर सेकेंड। हाँ, तो H की कितनी है, जूल की कितनी होती है, mL² T माइनस 2, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, सेकेंड की कितनी होती है, T। ये तो जूल की और टाइम की, इस पे पावर कितनी लगा ली, G। इसकी न्यूटन, न्यूटन का मतलब है mL/T माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई किससे हुई, मीटर, मीटर स्क्वायर यानी L², मीटर स्क्वायर यानी L², और किलोग्राम यानी M। n पे पावर माइनस 2। फिर से देख लो, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड L/T, L/T, इस पे पावर A। प्लैंक कांस्टेंट जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई, तो जूल mL² T माइनस 2 यानी वर्क की, और टाइम, वर्क या एनर्जी, और टाइम की T, इस पे पावर B मल्टीप्लाई हो गई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन, मीटर स्क्वायर यानी L², किलोग्राम यानी मास पे पावर माइनस 2, और इस पे पावर हमने कितनी लगा दी, C। Is there any problem? No problem, very good। तो क्या हो गया भैया, L पे पावर A, T पे पावर माइनस A। भाई T पे पावर 1 है, ऊपर जाके 1 की A से करो तो T पे पावर A हो जाएगी नीचे, A की 1 से हुई, T पे पावर A, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, माइनस A। इसमें M पे पावर B 1 है ना, तो B बन जाएगी, तो M पे पावर B, L पे पावर 2B, माइनस 2 में से बन गया माइनस 1, माइनस 2 में से बन गया माइनस 2 और प्लस का 1, तो माइनस 1 ही तो बचा, तो माइनस के 1 की B से माइनस, नहीं समझ आया। T पे पावर माइनस 2 और 1, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस 2 और 1 माइनस 1, तो T पे पावर माइनस 1, माइनस 1 की B से माइनस B। यहां देख लेते हैं, M पे पावर 1 ये है और माइनस 2 ये है, तो माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितनी बची, M पे पावर माइनस 1, माइनस 1 की C से M पे पावर माइनस C। L पे पावर 2 और 1, 1 और 2 कितनी होगी, 3, L पे पावर 3C, और T पे पावर माइनस 2C। ये हो गए, इनके सब पे L पे पावर 1 और 2, 3 की C से 3C, T पे पावर माइनस 2C, और M पे पावर माइनस 2 और 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 की C से माइनस 2। ये देखिए, अब हम यहां क्या है, मास, मास की क्या होती है,
एम, एन भी नहीं होती है, जीरो होती है, मास की सिंबल क्या होती है, एम होती है, एल भी जीरो, टी भी जीरो, एल नहीं है तो एल भी जीरो, टी, मास तो एम है, केवल एम होती है, तो मास की क्या हो गई, एम, यानी 1, एल पे जीरो, जरा भैया एल एम पे सब देखो, एम पे यहाँ कितनी है, बी, इसमें तो एम है ही नहीं, यहाँ पे एम पे कितनी है, -c, तो एम पे बी -c, एल पे देखो यहाँ कितनी है, ए, यहाँ कितनी है, प्लस का 2b, यहाँ कितनी है, प्लस का 3c, टी पे देखो -a, इसमें -b और -2c, अरे सब एक साथ लिख ली, इसमें तो एम है नहीं, एम पे बी और एम पे -c, तो b -c, एल पे ए, एल पे 2b और एल पे 3c, तो a प्लस 2b प्लस c तीनों प्लस किए, टी पे -a और -c और -b, -a -b और -2c, खत्म सवाल, कल वीक से कहा था। ये अब रब करना पड़ेगा मुझे, और ये ऊपर लिख लो भैया, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके माना है, v पे a, h पे b और g पे c, ये इक्वेशन 1 बनी, ये हमें रब करना पड़ेगा वरना आगे होगा नहीं। ये कितना आ गया, m पे 1, l पे 0, t पे 0। अब देखते हैं, कंपेयर करो भैया पावर्स, m इधर कितना, कभी तो इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS, जब आप बैलेंस करेंगे तो m पे कितनी है, b -c, m पे कितनी है, b -c, और यहाँ पे कितनी है, m पे 1, यहाँ m पे 1 है और इधर m पे b -c, तो b -c = 1। l पे देखो a प्लस 2b प्लस 3c, a पे इतनी है और इधर कितनी है, l पे 0, l पे इतनी, l पे 0, और इधर t पे -a -b -2c, इस पे कितनी है, t पे, इधर t पे तो ये, इधर t पे कितनी है, 0, ठीक है। अब हमें इन तीनों को सॉल्व करना है, इसका तो n की m के बराबर लिख ली, l की l के बराबर लिख ली और t की t के बराबर, अब हमें इन्हें सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू लानी है, बात खत्म हो जाएगी। देखते हैं, b -c b = c रख ले, अगर मैं ये काट लू तो b और c, हाँ इस इक्वेशन में ये जोड़ो जरा बेटा, -a -b -2c = 0 में जोड़ो a प्लस 2b प्लस 3c = 0, ये तुमने जोड़ दिया तो देखो माइनस के a से प्लस का a गया, इस इक्वेशन में ये जोड़ी, प्लस के 2b और माइनस का b, 2b में से b गया b, 3c - 2c प्लस c, 3c में से 2c गया तो 1c बचा प्लस का, = 0 + 0 0। एक इक्वेशन तुम्हें आ गई, b + c कितना आ गया तुम्हारे पास, 0, जब इन दोनों को जोड़ा, ये 2 मान लो, 1 मान चुके हो, ये इक्वेशन तुम्हारी 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये कैसे आई, एडिंग 3 and 4, 3 और 4 को जोड़ के ये आ गई। अब b + c है ये तुम्हारी 0 और b - c कितना है, b - c कितना है, 1। अब तो बहुत सरल है, प्लस के c से माइनस का c गया, b और b 2b = 0 + 1 1, तो b कितना आ गया तुम्हारा, 1/2। आप खत्म, b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू इसमें रख दो 1/2 प्लस c = 0, प्लस का 1/2 इधर जाकर माइनस का 1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। b और c निकला है, अब चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, चलो इसमें रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ बी एंड सी, किसमें? इन इक्वेशन 3 वी गेट, हम पाते हैं ए प्लस 2b, b की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस a प्लस 2b प्लस 3, c की वैल्यू कितनी है? -1/2 इजिकल टू 0। d की और c की वैल्यू लगा दी, ठीक, 2 से 2 कट गया तो a प्लस 1 3 बन जाए, प्लस माइनस तो माइनस, 3/2 इजिकल टू 0। तो a इजिकल टू माइनस का 3/2 इधर जाके प्लस का 3/2, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, तो बच्चों a भी कितना आ जाएगा? 1/2। अरे भाई एलसीएम 2 ले लोगे, 3 बन जाए 3, 2 बन जाए 2, तो कितना आ गया? a भी कितना आ गया? 1/2। खत्म सवाल। a भी कितना आ गया? 1/2। अब रब कर रहा हूं, अब कुछ नहीं लगे समझ में, एबीसी की वैल्यू निकालना सीख गए, खत्म सवाल। देखते आ गए तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा? v, a कितना आया? 1/2, h कितना आया? b कितना आया था? 1/2, d भी कितना आया था? 1/2, और c कितना आया था? -1/2। देख लेना, a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 1/2 थी, और c की वैल्यू -1/2 थी, ठीक है। ये तो m प्रोपोर्शनल क्या आ गया? b 1/2, h 1/2, माइनस का 1/2, ये दोनों तो 1/2 थे, c माइनस का था, नीचे आ गया प्लस साइन, सब 1/2 हटा दिए, 1/2 का मतलब क्या था? रूट VH/C, ये m आएगा, ये m आएगा। अब ये कौन सी क्वांटिटीज हो गई? फंडामेंटल VH और C, और ये क्या हो गई थी? डिराइव यूनिट, एक तरह से डिराइव क्वांटिटी। तो ये अब इन तीनों पर तो डिपेंड करेगी, तो क्या फॉर्मूला है? VH/C। अच्छा चलते हैं, अब वो कह रहा है कि ये तो हमारी डायमेंशन आ गई, ये तो हमारी डायमेंशन आ गई इसकी m की। अब वो कह रहा है कि m की वैल्यू बता दो, तो m इजिकल टू k, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के k लगाते हैं, कांस्टेंट कल भी बताएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा कल वाली या परसों वाली वीडियो का। इजिकल टू क्या हो जाएगा? √ VH/C। तो k हम कितना मानेंगे? 1। अगर उसने नहीं दिया है, यानी हमने मान के चल रहे कांस्टेंट कितना है? 1, तो k की वैल्यू 1, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के k की वैल्यू 1 कर ली हमने, वरना k की वैल्यू देगा होगा कि इस यूनिट में बदलने के लिए m को इस वाली फंडामेंटल क्वांटिटी में बदलने के लिए k क्या चाहिए? यहां तक तो हम इसकी यूनिट ले आए, यानी क्या इसकी डायमेंशन निकल के आएगी मास की। ये तीनों फंडामेंटल हो गई थी VH और C। तो m इजिकल टू, भैया देखो, v 3 × 10⁸, h 6.6 × 10⁻34 अपॉन g 6.67 × 10⁻11, 6.67 × 10⁻11। देखते हैं इसको, माइनस का 11 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? प्लस का 11। जरा समझना, माइनस का 11 कितना हो जाएगा? प्लस का 11, प्लस का 11 और प्लस का 8, माइनस का 11 ऊपर जाके प्लस का 11, प्लस का 11 और प्लस का 8, प्लस का 19, और माइनस का 34, प्लस का -11 ऊपर जाके प्लस 11 और 8 19, और माइनस का 34, प्लस का 19 आया, माइनस का 34 आया, तो माइनस की कितनी बची? 15 बची। माइनस के कितना बचा? 15 बचा। तो m इजिकल टू कितना आया? 3 × 6.6 अपॉन 6.6
अभी मैं बता रहा हूं 10 टू द पावर -50. Is that clear? Is there any problem? No problem. Very good. अब मैं जो कर रहा हूं उसे समझो. इसे 6.67 को सेकंड प्लेस पे कुछ देर को हटा दे रहे हैं, बहुत बड़ी कोई वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी, सेकंड प्लेस को हटा दे रहे हैं टू मेक द कैलकुलेशन इजियर. बस 6.67 का 7 हटा दिया तो कितना रहेगा 6.6, 6.6. इससे ये कट जाएगा, इसलिए करा. सेकंड प्लेस का ऐसा नहीं है मैं 7 लिखा होता तो काट देता. 6.67 सेकंड प्लेस पे है तो इसको काट दिया, कोई बड़ा काट. तो m इक्वल टू कितना आया 3. अब इधर देखो क्या करना है, इसको इंटू 10 टू द पावर -50. इज दैट क्लियर? इसको हमने क्या किया, m इज इक्वल टू देखना बाद में कहो कि सर क्या हुआ, -1 और -14 कितना हुआ बच्चों, -1 और -14 -15. तो ये -15 को ऐसे लिखिए, -14 और -14 तो हमारा कितना आ गया, बाहर निकल के कितना आ गया -7. इतना हो गई इसकी वैल्यू. अब इसको √3/10 को भाई सॉल्व कर लेना. √3 की वैल्यू होती है 1.3 की वैल्यू 1.732. इज दैट क्लियर? और √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग. उसको जब आप करोगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मास कितना आ जाएगा. फिलहाल मैंने यहां तक निकाल दिया, बस इसको आपको सॉल्व करना रह गया. ये आपका मास. इस यूनिट जब हम वेलोसिटी, प्लैंक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फंडामेंटल यूनिट्स मान लेंगे तो मास डिराइव हो जाएगी यूनिट. तो डिराइव यूनिट ये निकल के आएगी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे. ऐसे डिपेंड करेगी +1/2 +1/2 -1/2. -1/2 को नीचे लाकर +1/2 करके रूट में लिख लिया. और वैल्यू कितनी होगी, जी एच और सी की इसमें वैल्यू लगा दी तो मास की वैल्यू ये निकल के आएगी. -15 को -1 और -14 लेगा, -14 बाहर निकल के -7, माइनस का 1 10 की पावर -1 नीचे आ रहा है +1. इसको सॉल्व कर लेंगे. 10 की वैल्यू रूट जो होता है 3.16 के लगभग होता है और 3 की 1.732 होती है. इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी √3 की जगह 1.732 और √10 की जगह 3.16. इसको सॉल्व कर लेंगे इंटू 10 टू द पावर -7. इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा. आप ये तो आप खुद ही कर सकते हैं. और ये 10 टू द पावर -7 तो ये चीज वैल्यू हो जाएगी मास की, इस जब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाएंगी और ये यूनिट हो जाएगी. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. वेरी गुड. अब लास्ट सवाल करते हैं आज का. अब हम देखते हैं फॉर्मूला G = π/8 TR³/L ईटा. या V है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. ठीक है. T है प्रेशर. ठीक है. R है रेडियस. R क्या है, रेडियस. L क्या है, मैं कुछ बताऊंगा, लेंथ. अभी रुके रहिएगा. और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. V क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. ठीक है. P क्या है,
प्रेशर, आर क्या है रेडियस, एल क्या है लेंथ, और ईटा ये एल नहीं है, ईटा जब मैंने पढ़ाया था तब भी थोड़ा सा ये एन के बाद ये कर्व होता है, ये थोड़ा सा कर्व, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पहले प्रेशर की लिख लेते हैं। प्रेशर की होती है फोर्स अपॉन एरिया, यानी एम एल टी माइनस 2 एरिया की एल स्क्वायर। अब आप देख लीजिएगा, एक एल से एक एल कट जाएगी तो प्रेशर की आ जाएगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। आप लोगों को निकालनी आनी भी चाहिए, मैंने यहां फिर भी लिख दी है। फोर्स की एम एल टी माइनस 2 पता ही होगा, अगर माइनस 2 नहीं दिख रहा हो तो फोर्स की आपको पता ही है। एरिया की एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कट जाएगा, एल की पावर 1 ऊपर जाकर माइनस 1 टी माइनस 2। रेडियस की एल, ठीक, लेंथ की एल, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, उस दिन निकलवाई भी थी और कल एक सवाल भी कराया था। एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कल वाले और परसों वाले दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब होता है वॉल्यूम, रेट का मतलब टाइम, कहीं भी फिजिक्स में रेट आए तो टाइम से डिवाइड कर दो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यानी कितना वॉल्यूम पानी पर सेकंड निकल रहा है, कितना वॉल्यूम पानी पर सेकंड। यहां देखने से भी क्या लगता है कि वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम पानी निकल रहा है, रेट ऑफ फ्लो, कितना पानी नल से निकल रहा है वॉल्यूम ना, लेकिन इसका रेट ऑफ फ्लो, रेट भी है यानी टाइम, केवल वॉल्यूम नहीं है। तो बेटा वॉल्यूम की क्या होती है एल क्यू, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ की भी एल, ब्रेथ की भी एल और हाइट की भी एल, एल इंटू बी इंटू एल, यानी एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यू वॉल्यूम की अपॉन टाइम की टी। तो कितनी हो गई बच्चों, एल की पावर 3 टी की पावर -1, एल पे पावर 3 और टी पे पावर 1 ऊपर जाकर -1। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड की भी आ गई, प्रेशर की भी आ गई, आर की भी आ गई। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं इसको डायमेंशनली इनकरेक्ट कर ले रहा हूं, ये ठीक है, डायमेंशनली ये फॉर्मूला इनकरेक्ट आ जाएगा। आप जब डायमेंशन ऑफ एलएचएस और डायमेंशन ऑफ आरएचएस निकालेंगे, मैं निकाल ही दे रहा हूं। डायमेंशन ऑफ एलएचएस ये है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितनी आई L3 T माइनस 1। मैं यहाँ आर क्यू होता है, मैंने जानबूझ के हटाया जिससे मैं सही फॉर्मूला ला सकूं। और डायमेंशन ऑफ RHS 5/8 की होगी नहीं, कांस्टेंट है, फिर क्या बचा पी आर अपॉन एल ईटा। तो पी की एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, आर की एल, इस एल की लेंथ की एल, लेंथ की एल, ईटा की एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। तो एल से एल गया, बहुत अच्छे सर, एम से एम गया, एल माइनस 1 से एल माइनस 1 गया, तो टी की पावर -1 ऊपर जाके टी की पावर -2 थी ऊपर, और ये टी की पावर -2, तो ये टी की पावर -1 ऊपर जाके +1, तो टी की पावर कितनी बची -1। अब देखो भैया यहाँ एलएचएस में एल पे पावर कितनी है 3 और यहाँ एल है ही नहीं, तो वैसे ही आगे टी देखने की जरूरत ही नहीं, जब पहले ही यहाँ एल है, यहाँ एल पे कितनी है 3 और यहाँ एल है ही नहीं, यानी डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। कल भी सवाल कराए, परसों भी कराए, खूब कराए सवाल मैंने इससे, उसमें मान के चल रहा हूं कि यहां तक आपको आता है। मैं आगे की कुछ कठिन चीज बताने जा रहा हूं, कल मैंने यहां तक कराया है। वीडियो का कल और परसों वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अगर आपको नहीं आता हो तो सो प्लीज पहले वो वाले देखिएगा, तब यहाँ आइएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं वहां तक आपको आता है, तब आपको ये समझ में आएगा। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, इसकी अलग आई, इसकी अलग आई, तो ये फॉर्मूला क्या है, गलत है। सो द फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। अब वो कह रहा है सही करो, अब यहां से दिक्कत आनी शुरू होती है। ये जो अब मैंने कल सही करने के तरीके बताए थे, लेकिन ये उनका टिपिकल सवाल है, उससे एक लेवल ऊपर का सवाल है। अब सुनिए दिक्कत क्या है। अब आप यही तो करोगे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कल बताया था, पी आर एल एन, आप डायरेक्ट लिख लोगे
सब मल्टीप्लाई में P पे, इससे तो कांस्टेंट है, प्रेशर पे, रेडियस पे, L पे और ईटा पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। आपको नहीं मतलब P पे क्या पावर लगी थी, R पे, L पे, N पे, आप तो सबको लिख लो। आपको नहीं मतलब क्या चीज मल्टीप्लाई में थी, क्या चीज डिवाइड में थी, आप सबको मल्टीप्लाई में लिख लोगे। फिर इस पे पावर क्या लगाओगे, A B C D लगाओगे। अब मैं जो बात बता रहा हूं उसे समझो। G की पावर, G की डायमेंशन क्या है, L की 3, T की पावर -1 और M इसमें है नहीं, M तो 0, G पे L पे 3, T पे पावर -1, M है नहीं तो M 0 मान लिया जब M। अब ऐसे ही प्रेशर, प्रेशर पे M L -1 T -2, इस पे क्या मानोगे A, R पे L, R की L, इस पे पावर B, L पे L, L, इस पे पावर C और ईटा की M L -1 T -1, इस पे पावर D, स्मॉल d ले लो। अब मेरी बात समझो, आपको किस किस की A B C D तो निकालना था, कल 3 निकल रहे थे A B C, जितने भी सवाल कराए उनमें 3 निकल रहे थे A B C। तो बेटा इसमें हमें 4 कांस्टेंट निकालने A B C, जबकि अभी देखो ऐसे कर लो, अभी समझना, M पे कितनी है A, भाई M पे 1 है, 1 की A से A और M पे 1 है D से D, तो A प्लस D हो गया। चलो L पे -A, ये बन जा A, L पे D प्लस का B, L पे C प्लस का C और L पे D माइनस का, -1 की D से L से माइनस का D, T पे आ जाओ, माइनस का 2A, इन पे है नहीं, माइनस का D और इधर क्या था, M पे 0, L पे 3, T पे -1। अब ये कल खूब सवाल करिए, अब इक्वल करेंगे तभी तो डायमेंशनली फॉर्मूला इक्वल होगा। M पे कितनी है A प्लस D और यहां कितनी है 0, यहां कितनी है L पे -A प्लस B प्लस C प्लस D -D, ये कितनी है यहां, इधर कितनी है 3, यहां कितनी है -2A -D और यहां कितनी है T पे, यहां तो -2A -D, यहां T पे कितनी है बराबर -1। इक्वल कर ली, इधर की डायमेंशन MM की, LL की और T की। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें कितनी इक्वेशन मिली, 1 2 और 3 और अननोन क्वांटिटीज हमें कितनी निकालनी है, A B C D, 4 क्वांटिटीज निकालनी है, इक्वेशन है 3, तो नहीं निकल पाएगा कल। जितनी अननोन क्वांटिटीज होती है उतनी इक्वेशन हमारे पास हो, कल जितने भी सवाल करें अननोन क्वांटिटीज हम पे 3 A B C और इक्वेशन भी M L T, M की इक्वेशन करते थे, L की और T की, M L T 3 चीजों की इक्वल करने पे 3 इक्वेशन आती थी, 3 अननोन क्वांटिटीज होती थी, सवाल खूब अनावृत बड़े आराम से चल रहे थे। अब दिक्कत क्या आ गई, अननोन क्वांटिटीज 4 हो गई और हमें इक्वेशन बनी 3, एक M की वजह से इक्वल करके, एक L की इक्वल करके और एक T की इक्वल करके, तो ये सॉल्व भी नहीं होगा सवाल। अब हम कहते हैं डायमेंशनली तो ये इनकरेक्ट आ चुका है, अब हमें सही करना है, तब देखिए तब काम क्या आता है वो देखते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ये मैं दिखाया जानबूझ के कि डायमेंशनली से गलत करा, यहां R³ आएगा, क्वाइजली फॉर्मूला है ये, मैंने जानबूझ के R करा जिससे ये गलत आ जाए। फिर ये दिखाया आपको कि अननोन क्वांटिटीज 4 आएंगी, pi/8 तो कांस्टेंट है, मतलब नहीं, और नोन क्वांटिटीज मतलब इक्वेशन मिलाएंगी M की वजह से इक्वल करके, L इक्वल करके, M इक्वल करके, एक L इक्वल करके और एक T इक्वल करके, तो 3 इक्वेशन है, अननोन 4 है तो होगा नहीं। तब क्या करते हैं ये देखिए, अब मेरी बात समझिए, एक वर्ड आता है प्रेशर ग्रेडियंट, एक वर्ड आता है प्रेशर ग्रेडियंट, इससे क्लियर। कभी भी ग्रेडियंट वर्ड समझो तो उसको लेंथ से डिवाइड कर दो। लेंथ का मतलब हाइट भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है, यानी डिस्टेंस हो, वो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, समझ में आ रहा है। लेंथ का मतलब ये मत करना कि तो लेंथ ही थी, ब्रेथ नहीं, ब्रेथ भी तो एक प्रकार की लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, डेप्थ भी लेंथ है, डायगोनल भी लेंथ है, पेरीमीटर भी लेंथ है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी लेंथ है, यानी उसे ग्रेडियंट वर्ड जो भी आए
उसे लेंथ से डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, यानी प्रेशर को काय से डिवाइड कर दो, लेंथ से। तो ये पूरा आप एक ले लो, ये प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा। अब सवाल हो जाएगा, अब 3 क्वांटिटीज हो जाएंगे, एक आर, एक ईटा और P बाई एल पूरा एक हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है? P बाई एल, अब 4 पहले क्या थी, P पे A लगाई, R पे B, L पे C और ईटा पे D, 4 हो रही थी इक्वेशन 3। अब हमने क्या करा, इस्तेमाल में प्रेशर ग्रेडियंट बना लिया। होता है जब आप फ्लूइड्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे, फ्लूइड्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, P बाई एल, प्रेशर को P और जहां ग्रेडियंट आ जाए उसे लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट P बाई एल बना लिया। अब करते हैं सवाल, ठीक है? देखो अब हो जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इससे तो मतलब ही नहीं, ये तो अभी छोड़ दो कांस्टेंट, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर ग्रेडियंट P बाई एल, इस पे A लगाया, R पे B लगाया और ईटा पे C, और फिर हम P पे A लगाए थे, R पे B, L पे C लगा रहे थे और ईटा पे B, 4 हो रही थी, ये पूरा एक मान लिया, इस पे A लगा ली प्रेशर ग्रेडियंट। अब करिए सवाल, V की क्या थी, L क्यूब T माइनस 1, V की क्या है, L क्यूब T माइनस 1, और M क्या है यहाँ 0। प्रेशर की क्या है, M L माइनस 1 T माइनस 2, ये तो प्रेशर की आई, एम एल माइनस टी वन, और लेंथ की क्या है, एल। इस पे कितनी लगा, ए, भाई प्रेशर की लगा दी और लेंथ की लगा दी, इस पे पावर ए, आर लेंथ है, आर की लेंथ, इस पे पावर बी, और ईटा, ईटा की क्या है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, इस पे पावर क्या लगा दी, सी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब करते हैं इसको, M पे 0, L पे 3, T पे पावर माइनस 1। M L पे 1 है, ऊपर जाके माइनस 1, L पे 1 है, ऊपर जाके माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 2 T माइनस 2, इस पे A, L पे पावर B और M L माइनस 1 T माइनस 1 पे पावर C, या M पे 1 मान लो, यहां भी M पे 1। अब करो भैया, M पे कितनी है, A बन जा A, और इधर तो M है नहीं, C बन जा C, तो A प्लस C, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, M पे A है, मल्टीप्लाई M पे C है, तो A प्लस C। L पे देखो माइनस 2 है, माइनस 2 की वजह से माइनस 2 है, B बन जा B, प्लस का B, L पे ही ले रहा हूं तब, प्लस का B और माइनस का C बन जा C, माइनस का C L पे हो गई। अब T देख लो, T पे माइनस 2 है, इसमें T है नहीं, इसमें माइनस C, बराबर क्या आ गया, M पे 0, L पे 3, T पे माइनस। अब डायमेंशनली अगर फॉर्मूला इक्वल है तो M की M के बराबर, L की L के बराबर, T की T के बराबर करो। M कितना है, A प्लस C, और यहां M कितना है, G। ये L कितना है, माइनस 2A प्लस B माइनस C, माइनस 2A प्लस B माइनस C, और इस बराबर L पे कितना है इधर 3, इसमें T पे कितना है, माइनस 2A माइनस C, इधर T पे पावर कितनी है, माइनस 1। ठीक है, करो यहां से इस 1 इक्वेशन है, ये 2 है, ये 3 है, कुछ नहीं करना, 1 और 3 को ऐड कर देना है। क्या कर दे रहा हूं, एडिंग 1 एंड 3, 1 कितना है, A प्लस C 0 है, और 3 कितना है, माइनस 2A माइनस C, माइनस 2A माइनस C कितना है, माइनस 1 है, तो प्लस के C से माइनस का C गया, माइनस का 2A प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 ही बचा, माइनस के 2A में से प्लस का 1 हो गया, माइनस के 2A से प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 है, माइनस 1 प्लस 0, माइनस 1 से बन गया, तो A इक्वल टू कितना आ गया, 1। जब A बना गया, अब कुछ भी निकाल लोगे, कहां निकाल दो बच्चों, सर यहां निकाल दीजिए, इससे आ जाओ, A प्लस C कितना है, 0, A कितना आया, 1 प्लस C कितना, 0, तो C इक्वल टू प्लस का 1 इधर जाके माइनस 1,
लो सी भी निकल आया, ए निकल आया, सी। अब क्या रह गया, डी। तो 2 में निकाल दो, फ्रॉम 2 इधर कर देना, मतलब जब करना पड़ेगा, फ्रॉम 2 -2 ए की जगह 1, 2 1 जा 2 1 प्लस बी माइनस ये लगाया और सी की वैल्यू कितनी है, -1। समझना, ये वाला माइनस ये लगाया और सी की वैल्यू कितनी है, -1, तो एक माइनस ये आ गया, इजिकल टू 3। तो करो -2 प्लस बी माइनस प्लस 1 इजिकल टू 3। तो माइनस बी इजिकल टू क्या होगा, 3 माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 और प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1। तो बी कितना आया, 4। 3 और 2 5 -1, 3 और 2 माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 -1, तो 5 -1 प्लस का 1 इधर जाकर -1, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब बस यहां लगाना। अब मैं देख लो ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, सी की। इस सब का काम नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब इस सब का काम नहीं है। खत्म सवाल। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P/L, L A कितना आया 1, R B कितना आया 4, ईटा -1, ईटा पे -1, तो कितना आया B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया P पे तो 1 है, R की पावर 4 अपॉन L और ईटा पे -1 है, नीचे आके +1, ईटा पे -1 है, नीचे आके +1। ये आपका फॉर्मूला आ गया। कल क्या बताया था, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का लगा लेती है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट K लगा लेते हैं, इक्वल टू का साइन K, P R की पावर 4 L ईटा। अब आपको K अगर सवाल में दिया है तो आप K की वैल्यू लगा दो, जैसे इसमें कांस्टेंट दे रखा है π/8, नहीं दे रखा होता तो आपका ये आंसर हो जाता है, ये हो जाता है। ये अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये लगाएंगे, आपको नहीं पता कांस्टेंट सवाल में नहीं दे रखा तो ये छोड़ देंगे, पता है प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू लगाना चाहते हैं तो यहां पे छोड़ देंगे, आपको कांस्टेंट नहीं पता है, चाहे आप यहां छोड़ दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के K नहीं पता है, कोई बात नहीं। अच्छा ये रहेगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगा दो, एक कांस्टेंट K। अब आपको K की वैल्यू अगर सवाल में पता है तो वो आप लगा दीजिए, क्या है यहाँ पे 5, तो V इज इक्वल टू π/8, K की जगह π/8, P R की पावर 4 L ईटा। ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है, जो मैंने शुरू में R की पावर 4 या लिखा भी था। मैंने आपको बताया कि अगर आप 4 कल तो 3 वाले करें, M N P की वजह से 3 इक्वेशन बन जाती थी, जब LHS RHS की हम डायमेंशन इक्वल करते थे और 3 अननोन क्वांटिटीज होती थी, बड़े आसानी से सवाल हो रहे थे, जो गलत थे उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज को इक्वल कर ले रहे थे। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, P पे A लगा रहे थे, R पे B, L पे C और ईटा पे D, G प्रोपोर्शनल 4 हो रही थी, अननोन क्वांटिटीज इक्वेशन 3 आ रही थी। इसीलिए मैंने बताया कि ये प्रेशर ग्रेडियंट करके सवाल करेंगे, ये आपका आ जाएगा, तब 3 अननोन क्वांटिटीज हो जाएंगी। इस पे A लगाएंगे P/L पे, R पे B, ईटा पे C, A B C, P अपॉन L पे A, R पे B और ईटा पे C, 3 हुई और 3 MLT की वजह से 3 इक्वेशन, 3 अननोन क्वांटिटी सॉल्व कर ली थी ABC और लगा दिया, हमारा फॉर्मूला हो गया। आज हमने 4 मिसलेनियस कह लीजिए, टिपिकल कह लीजिए, मिक्स कह लीजिए या हाई ऑर्डर के सवाल किए डायमेंशनल एनालिसिस के। अब बाकी के सारे सवाल आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दोनों वीडियोस की लिंक, तीनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पहले वो देखिएगा, तब ये समझ में आएगा। अगर वहां तक का आपको आता है तो डायरेक्ट आप ये देखिएगा, आपको कोई कहने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा होगा। कल हम अगली टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, बाय।